Good morning students. Today we are going to discuss on our new chapter of your geography portion, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife. Okay. So land is among the most important natural resource. जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर बताया था कि लैंड के बारे में, और ये हमारी फर्स्ट प्रेजेंटेशन और पहली क्लास में भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो लैंड है वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसोर्सेज. वर्ल्ड में और जितने रिसोर्सेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हमारा लैंड है, क्योंकि उसी से बाकी नेचुरल रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं. आप चाहे क्रूड ऑयल ले लो, वो भी लैंड से ही क्रिएट होता है. प्लांट्स और एनिमल लिव करते हैं, वो भी लैंड पर ही लिव करते हैं, और हम भी लैंड पर ही लिव करते हैं. इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हुआ. इट कवर्स अबाउट 30%. ओके, ध्यान देना, इट कवर 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस. अर्थ का जितना भी सरफेस है, ओके, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो उसमें से भी सिर्फ 30% ही सिर्फ लैंड कवर करता है, बाकी जगहों पर वाटर है. ओके, तो 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल. और इसी में रहने वाले ये सारे पार्ट हैबिटेबल नहीं है, यानी कि इंसान इनमें से हर जगह पर नहीं रह सकता, वो सारी प्लेसेस हैबिटेबल नहीं है उसके लिए. द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन mainly due to the varied characteristics of the land and climate. तो अलग अलग जगहों पे जो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है, कहीं पॉपुलेशन कम पाई जाती है, उसका रीज़न क्या है कि जो वर्ल्ड में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लैंड के, डिफरेंट फॉर्म पे लैंड और क्लाइमेट अवेलेबल है, उसकी वजह से ऐसा होता है. द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप ऑफ द माउंटेन्स, low lying area susceptible to water logging, desert areas, thick forests are normally sparsely populated or uninhabitable. मतलब कि ये जो एरियाज हैं जिनके यहाँ पे नाम दिए गए हैं, रग टोपोग्राफी मतलब उबड़ खाबड़ जो ज़मीन होती है या उबड़ खाबड़ जो एरियाज होते हैं. फिर स्लोप, स्टीप स्लोप मतलब कि जो एरिया वाटर लॉगिंग या फिर नदियों के या समुद्र के पास होते हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है. दूसरा डेजर्ट एरियाज, एंड द फोर्थ वन इज फॉरेस्ट. ये अनहैबिटेबल प्लेसेस होती हैं जहाँ पर नॉर्मली इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता या नॉर्मली वो इतना नहीं रह सकता अच्छे से. प्लेन एंड रिवर वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड. ओके, तो यहाँ पर बताया गया कि जो रिवर्स होती हैं, प्लेन लैंड और रिवर वैलीज वो प्लेसेस हैं जहाँ पर इजीली इंसान सर्वाइव कर सकता है, वो सूटेबल होती है रहने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए. और इन्हीं जगहों पर सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है कि लोग यहीं पर नदियों के आसपास ही ज़्यादा सर्वाइव करते हैं और वहीं पर रहते हैं. आगे देखिए, ओके, अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि मैंने जो पहले आपको बताया स्टीप स्लोप लैंड, ये जो ऐसा लैंड होता है जहाँ पर स्लोप बनता है, स्टीप, तो यहाँ पर किसी इंसान का सर्वाइव करना या रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसे स्लोप पर घर बनाकर रहना भी इजी नहीं होता. दूसरा वाटर लॉगिंग हाउस, जैसे इटली में ये हाउस बने हुए हैं, चारों तरफ इनके वाटर है और उनके बीच में ये घर बनाए गए, तो यहाँ पर भी इंसान का सर्वाइव करना इतना मुश्किल होता है क्योंकि चारों तरफ वाटर लॉगिंग होती है और वहाँ पर जो घर होते हैं वो कंटिन्यूसली परमानेंट फॉर्म में नहीं बनाए जा सकते. थर्ड होता है डेजर्ट एरिया, जहाँ पर वाटर ही अवेलेबल नहीं होता, नेचुरल वेजिटेशन नहीं होता, एनिमल्स अवेलेबल नहीं होते, वहाँ पर कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग भी सर्वाइव नहीं कर सकता. एंड द लास्ट वन इज थिक फॉरेस्ट या फिर डेंस फॉरेस्ट, काफ़ी ज़्यादा घने जंगल. ये सब जगहें अनहैबिटेबल होती हैं रहने के लिए. लैंड यूज, लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज. दिस इज कॉमनली टर्म्स एज लैंड यूज. लैंड का यूज नॉर्मली इंसान किन किन चीज़ों के लिए करता है, जैसे कि एग्रीकल्चर करने के लिए, फॉरेस्ट्री मतलब जंगल या फिर अपनी एग्रीकल्चर जो दूसरे प्लांट्स को उगाने के लिए, माइनिंग के लिए, माइंस मिलती है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, रोड्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए और इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए. ये सारी चीज़ों के लिए लैंड यूज़ किया जाता है. ये देखिए, ये आप यहाँ पर एक
ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया 29 to 30% जो एरिया है वो लैंड है और जो 70% जो एरिया है वो वाटर से कवर है। और इस 29 के अंदर भी सारा का सारा लैंड हैबिटेबल नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको 4 ऊपर एग्जांपल दिए, वो सारी जगहें हैबिटेबल नहीं है, वहाँ पर इंसान नहीं रह सकता, और वो जगहें भी इसी 29 से 30% के बीच में ही आती हैं। ओके, जैसे कि 19% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब कि वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन कहाँ सर्वाइव कर रही है? 30% लैंड के ऊपर। ओके, 90% जो पॉपुलेशन है वो 30% लैंड के ऊपर सर्वाइव कर रही है। और उसके अलावा जो बचा हुआ लैंड है, रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज ईदर सेपरेटली पॉपुलेटेड और अनसूटेबल फॉर लिविंग। तो बचा हुआ जो लैंड है इसके ऊपर जो 30% है, मतलब कि ये 30% किसका? इस 30% के जो 100% है उसमें से भी जो 30% है लोग उस पर रह रहे हैं। और इसका बचा हुआ जो 70% एरिया है वो लेस पॉपुलेटेड है, जैसे कि फॉरेस्ट और डेजर्ट और जो रिवर वैलीज है, लॉगिंग वाले पहाड़, माउंटेन्स, वहाँ पर बाकी की पॉपुलेशन रहती है। ओके ओके, नाउ सी दिस, लैंड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। लैंड को दो हिस्सों में ही डिवाइड किया जाता है, पहला होता है प्राइवेट लैंड और दूसरा होता है कम्युनिटी लैंड। ओके, प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटीज फॉर कॉमन यूज लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स एंड मेडिकल हर्ब्स। तो जो प्राइवेट लैंड होता है वो नॉर्मली जैसे हम जो खरीदते हैं अपने प्राइवेट पर्पस के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए, वो प्राइवेट लैंड कहलाता है। और जो कम्युनिटी लैंड होता है वो ज़्यादातर बिजनेसमैन लेते हैं चीज़ों के कलेक्शन के लिए, गोडाउन्स बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, फॉडर्स को कलेक्ट करने के लिए, फ्रूट्स को उगाने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, फ्रूट्स को कलेक्ट करने के लिए, नट्स के लिए और मेडिकल हर्ब्स के लिए। वो कम्युनिटी लैंड कहलाता है क्योंकि वो ओवरऑल कम्युनिटी के लिए वो चीज़ कर रहे हैं, खुद के प्राइवेट पर्पस के लिए नहीं कर रहे हैं। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, और इनको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं, जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं हर इंसान के द्वारा। जैसे कि पब्लिक पार्क एक इसका एग्जाम्पल है। आगे देखिए, पीपल एंड देयर डिमांड्स आर इवन ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड इज लिमिटेड। पीपल्स की जो डिमांड है, इंसान की डिमांड अनलिमिटेड होती है और वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, जो लैंड अवेलेबल है हमारे आसपास, वो लिमिटेड फॉर्म में है। मतलब कि वही 30%, जैसा कि 100% अर्थ के ऊपर है अवेलेबल, उसमें से 30% सिर्फ लैंड है। People stated encroaching the common land to build up commercial areas, housing complex in the urban areas to expand the agricultural land in the rural areas। अर्बन एरियाज में क्या हो रहा है? जहाँ पर इंसान अपने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को एक्सपेंड कर रहा है, अपने कमर्शियल एरियाज को बढ़ा रहा है ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश कर सके, बिल्ड कर सके बिल्डिंग्स को, ताकि वो और ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेगा जितना ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगा। ये चीज़ें कहाँ हो रही हैं? अर्बन एरियाज में। और रूरल एरियाज में क्या हो रहा है? लोग अपने एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करने के लिए बाकी कम्युनिटी लैंड को भी यूज़ कर रहे हैं। ओके, लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and constructional activity। इन चीज़ों के बढ़ने की वजह से, एग्रीकल्चरल और कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ के बढ़ने से कुछ ऐसे थ्रेट्स, कुछ ऐसे नुकसान और कुछ ऐसे खतरे शुरू हो गए जो कि पहले नहीं हुआ करते थे, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन होना, लैंडस्लाइड होना, सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन। ये चीज़ें क्या हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। ये नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, यहाँ देखिए, ये है लैंड डिग्रेडेशन, पहली पिक्चर लैंड डिग्रेडेशन की। लैंड डिग्रेडेशन के अंदर क्या होता है कि जो लैंड होता है वो धीरे धीरे फर्टाइल नहीं रहता, उसको गलत तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए, वहाँ से पेड़ काट दिया जाए, वहाँ पर अगर आग लग जाए और लैंड को काफ़ी ज़्यादा डीपली उसको डिग कर दिया जाए या खोद दिया जाए, तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है। सेकेंड चीज़ आती है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है कि किसी माउंटेन के ऊपर से बल्क में अगर सैंड या फिर सॉइल एक साथ स्लाइड करती है नीचे की तरफ, ये देखिए यहाँ से स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आई है। और ये किस वजह से होता है कि अगर वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो गया, अगर यहाँ से पेड़ हटा दिए गए
ओके, तो उससे क्या होगा, जो पेड़ों की रूट्स होती हैं, जड़ें, वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं। तो अगर यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो ये नीचे स्लाइड करेगी, अगर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होगा तो भी ये नीचे स्लाइड करेगी, और अगर अर्थक्वेक आता है तो भी उससे चीज़ें हो सकती हैं। और ये चीज़ें मेनली तब होती हैं जब डिफॉरेस्टेशन होता है या फिर उस सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है या फिर लैंड डिग्रेडेशन हो गया होता है उस जगह पर। ओके, फिर थर्ड चीज़ है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है बेटा, जहाँ पर सॉइल की जो फर्टिलिटी एलिमेंट्स होते हैं, उसके मिनरल्स होते हैं, अगर वो उस जगह से हट जाए, मतलब कि अगर यहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं तो क्या होगा, वो जो सॉइल के मिनरल्स हैं वो उड़कर कहीं और चले जाएंगे। अगर यहाँ पे तेज़ बाढ़ आती है तो वो सारे मिनरल्स यहाँ से बहकर निकल जाएंगे और वहाँ पर उस जगह पर सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। और ये चीज़ भी क्यों होगी, अगर वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन किया गया, प्लांट्स को काट दिया गया, जंगल को काट दिया गया, तो सॉइल को जकड़ कर रखने वाला या फिर सॉइल को पकड़ के रखने वाले जो प्लांट्स थे वो आपने हटा दिए, तो इनको सॉइल के मिनरल्स को भी कोई पकड़ कर नहीं रख पाएगा। तो अगर यहाँ पे तेज़ हवा चलेगी या बाढ़ आएगी या बारिश होगी तो वहाँ के सारे मिनरल्स वाटर के साथ या विंड के साथ फ्लो अप होकर आगे चले जाएंगे और कहीं और सेटल डाउन हो जाएंगे, और जहाँ पर वो थे वहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। ओके, देन द लास्ट वन, डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है कि अगर हमने डिफॉरेस्टेशन किया, लैंड डिग्रेडेशन हुआ, लैंड स्लाइड हुआ, सॉइल इरोजन हुआ, ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो वो जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी और वहाँ पर फिर डेजर्टिफिकेशन मतलब कि डेजर्ट क्रिएट होने लग जाएगा, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वहाँ पर वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो गई। वाटर की अवेलेबिलिटी तब अच्छी होती है जिस जगह पर फॉरेस्ट अच्छे होते हैं, और यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, लैंडस्लाइड हुआ, सॉइल इरोजन हुआ तो वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और जो लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ओके, आगे देखिए, आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे लैंड चेंज होता है। रूरल टाइम में या रूरल एरियाज में लैंड इस तरीके से था जहाँ पर सिर्फ कुछ घर थे और फार्मिंग की जाती थी, फिर फार्मिंग थोड़ी मॉडर्नाइज हुई, घर कच्चे घर से पक्के घर बनने लग गए, उसके बाद वहाँ पर जो था डेवलपमेंट हुआ और ज़्यादा, वहाँ पे डेवलपमेंट करने के बाद यहाँ पर सिटी क्रिएट हो गई, विलेज की जगह सिटी ने ले ली और सिटी के बाद वो मल्टी सिटी या फिर मल्टी कन्वर्टिंग सिटी में चेंज हो गया, मतलब कि ये और ज़्यादा डेवलप कर दिया गया, इससे इस फॉर्म में, फिर इससे इस फॉर्म में, एंड देन दिस लास्ट वन। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर फॉरेस्ट थे, फिर यहाँ पे थोड़े से फॉरेस्ट बचे, फिर बिल्कुल कम हो गए और लास्ट में जाकर फॉरेस्ट खत्म ही हो गए। यहाँ पे प्लांट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। आगे देखिए, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड their ever growing demands has led to large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing their natural resources। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जितनी जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उनकी डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी और उससे क्या होगा, और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा किन चीज़ों का, फॉरेस्ट का, क्योंकि फॉरेस्ट को हटाया जाएगा इनके सेटलमेंट के लिए, घर बनाने होंगे, जितने ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उनके खाने के लिए उतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर करना होगा, उसके लिए भी फॉरेस्ट को हटाया जाएगा। और एरेबल लैंड वो होता है जहाँ पर खेत, जो जंगल होते हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं, उनको हटाया जाएगा, किस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या फिर ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग या इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए, ऐसे लैंड्स को कम कर दिया जाएगा और उससे हम धीरे धीरे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं। Therefore, the present rate of the degradation of the land resource must be checked। और इस चीज़ को रोकने के लिए जो लैंड डिग्रेडेशन की जो रेट है उसको रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए और उससे फिर उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि अगर लैंड डिग्रेडेशन की जो लिमिट है अगर वो उससे ज़्यादा ऊपर चला गया है तो उसको रोकने की या कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओके, एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेनेशन, regulated use of chemical pesticide and fertilizers and check on overgrazing are some of the methods to use conservation of land। लैंड के कंजर्वेशन के लिए या फिर लैंड की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि एफॉरेस्टेशन करना यानी कि प्लांट्स लगाना, जंगल बनाने की कोशिश करना उस जगह पर, लैंड रिक्लेमेशन मतलब कि लैंड को रिक्लेम करने के लिए या फिर अपनी फर्टिलिटी को वापस क्रिएट करने के लिए टाइम देना, एक टाइम पीरियड के लिए उसे फ्री छोड़ देना, वहाँ पे किसी तरह की कोई एक्टिविटी ना करना, लैंड रिक्लेमेशन कहलाता है। थर्ड वन इज
रेगुलेटेड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं सॉइल के लिए उनको रेगुलेट करना, सही अमाउंट में यूज़ करना जिससे सॉइल की फर्टिलिटी खराब नहीं हो जाए या फिर कम ना हो जाए। एंड द लास्ट वन इज ओवर ग्रेजिंग। जो जानवर होते हैं वो खेतों में ज़्यादा चरते हैं, घास ज़्यादा खा लेते हैं, प्लांट्स को ज़्यादा खा लेते हैं, वो ओवर ग्रेजिंग कहलाती है। अगर उन्हें ओवर ग्रेजिंग करा दी जाएगी तो वहाँ पर उस जगह पर प्लांट्स और ग्रास उगनी बंद ही हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ों को किया जा सकता है किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ लैंड के लिए, या फिर लैंड की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए। ये कुछ मेथड्स होते हैं। ओके, hazard mapping located areas prone to landslide, hence such areas can be avoided by building settlement। जहाँ पर किस जगहों पे लैंडस्लाइड होने के ज़्यादा खतरे होते हैं तो उस चीज़ को रोकने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पर सेटलमेंट क्रिएट की जा सकती है। ओके, अगर वहाँ पर सेटलमेंट क्रिएट की जाएगी, घर बनेंगे, तो लैंडस्लाइड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, उस लैंड या फिर उस माउंटेन के पास यहाँ पर वॉल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे माउंटेन है तो यहाँ पर वॉल क्रिएट कर देना या यहाँ वॉल क्रिएट कर देना, जिससे अगर लैंडस्लाइड हो तो वो वॉल्स उसे सपोर्ट करके रोक सकें। इंक्रीजिंग इन द वेजिटेशन कवर इन एन इफेक्टिव वे ऑफ अरेस्ट लैंडस्लाइड। वेजिटेशन को बढ़ा देना मतलब कि फॉरेस्ट, वहाँ पर प्लांट्स लगाना, प्लांटेशन करना, फॉरेस्ट को मेंटेन रखना, वो चीज़ भी लैंडस्लाइड को रोक सकती है। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क, मतलब कि यहाँ पर एक ड्रेनेज सिस्टम बनाना ताकि पानी यहाँ पर इकट्ठा ना हो सके, पाइप्स लगा देना या फिर इस वॉल के पास पाइप्स लगा देना ताकि वाटर कलेक्ट ना हो सके, और ड्रेनेज, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हो ताकि माउंटेन से वाटर नीचे फ्लो अप होकर आ सके, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा कम हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा सॉइल के लेयर्स के बारे में बताया गया इस पिक्चर के अंदर। जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है ह्यूमस या वेजिटेशन, जहाँ पर डीकम्पोजिंग प्रोसेस होता है, यानी कि हर एनिमल और प्लांट का डीकम्पोजिशन प्रोसेस इसी लेयर के अंदर अंदर होता है। ओके, और यही ह्यूमस होती है जहाँ पर प्लांट्स उग सकते हैं। सबसे फर्टाइल सॉइल ऊपर ही पाई जाती है। फिर उसके नीचे आती है सब सॉइल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड आपको पता होगा रेत, सिल्ट होती है ब्लैक सॉइल जिसको कहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर की होती है जो थोड़े अंदर पाई जाती है, और नीचे होती है क्ले। उसके नीचे होती है वेथर्ड रॉक मटेरियल, इसके नीचे रॉक मटेरियल्स पाए जाते हैं, और लास्ट में होती है पैरेंट रॉक, जो कि हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उनको पैरेंट रॉक कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स एक डिफरेंट चीज़ होती है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ओके, यहाँ पे देखिए लास्ट स्लाइड, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल के फॉर्मेशन के लिए कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और कौन से फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं। पहला होता है क्लाइमेट, वहाँ पर अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा क्लाइमेट होगा या फिर हार्श क्लाइमेट होगा तो वहाँ पर सॉइल का अच्छा फॉर्मेशन नहीं हो सकता। जैसे कि डेजर्ट, वहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हार्श है। दूसरा होता है टाइम पीरियड, अगर वहाँ पे टाइम पीरियड अच्छा मिलेगा उसे फॉर्मेट होने के लिए, रीजनरेट होने के लिए, रीफर्टाइल होने के लिए, तो ही वो फर्टाइल रह सकती है। फिर वहाँ पर पेरेंट रॉक कितनी हाइट पर अवेलेबल है, अगर पेरेंट रॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे है तो ही वो अच्छी फर्टिलिटी सॉइल क्रिएट हो सकती है। अगर पेरेंट रॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर होगा तो वहाँ पर फर्टाइल सॉइल नहीं हो सकती। फिर रिलीफ, एक तरीके से उसको थोड़ी टाइम के लिए छोड़ देना, या फिर उसको फर्टाइल होने के लिए टाइम देना, या फिर उसको फर्टिलिटी वापस क्रिएट करने के लिए थोड़ा टाइम पीरियड के लिए रिलीज़ कर देना, या फिर उस पर किसी भी तरह की एक्टिविटी ना की जाना, वो रिलीज टाइम पीरियड कहलाता है। एंड द लास्ट वन इज फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर वहाँ पर फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, अगर वहाँ पर फॉरेस्टेशन अच्छा है, फौना मतलब होते हैं एनिमल्स, और वहाँ पर एनिमल्स भी रहते हैं, तो वो मिलकर उस सॉइल को फर्टाइल बना सकते हैं, क्योंकि उनके होने से वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाएंगे, और ये सारे फैक्टर्स क्रिएट करते हैं अच्छी और फर्टाइल सॉइल को। ओके, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।